अब 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है। ठीक हो और गया। मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। सर ये तो मालदीव की बात है, मैं कहता हूँ ये हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने ये खबर कवर भी की थी कि उन्होंने 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए रखा। 4 डैम इंडिया ने अफगानिस्तान में बना दिए। इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बना दी, उनके कैडेट्स को वो ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी, मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। क्या समझते हैं आप जो इस पे बड़ा सूट करता है, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, उड़ जाएगी लबों से मुस्कान देखना, चल तो दिए हो साथ एक कारवां लिए, 2-4 भी ना ठहरेंगे मेरी जान देखना। और आप देख रहे हो पीएम मोदी इज ब्रांड, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपको नहीं लगता ब्रांड है या नहीं? आप एज ए मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें सुहेब, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जब आपका एनिमी मुल्क हो, जिसको हमने एनिमी बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेट ने एनिमी बनाया हुआ ऐसे ही है, लोगों को एनिमी बनाया हुआ है कि लोगों के माइंड में डाला हुआ है कि मोदी है, जो भी उनके मतलब जो भी हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? हम बरतानिया की बात क्यों नहीं करते? कनाडा की बात क्यों नहीं करते? हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है। ठीक है सर, मैं कहता हूँ सारी बातें छोड़ो, हम चाइना के मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? हम सवाल ये है कि इंडिया में कि तकरीबन ये 15वां या 14वां इलेक्शन होगा, ठीक है, जब से पार्टीशन हुई है, वो इंडिया आज़ाद हुआ और हम बने हैं, तो उनके जब भी इलेक्शन होते हैं तो कभी रिगिंग का इतना बड़ा इशू राइज नहीं होता। ठीक है, होता है? नहीं होता। और इतने करोड़ वोटर्स होते हैं और एक महीना बाद लग जाता है उनको अनाउंस करने में। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन कभी ये इशू पाकिस्तान में ही राइज होता है, क्योंकि पाकिस्तान में खासकर जो एक अदारों का जो कंट्रोल है ना, वो मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के बाद अपनी मर्जी के रिजल्ट देते हैं। और पाकिस्तान में इसकी तारीख आप शुरू से देख लें। क्या इनसे कहूँ बात कि जब और ही कुछ है, क्या इनसे करूँ बात कि जब और ही कुछ है, अब मेरी खामोशी का सबब और ही कुछ है, बेकार हैं सब इनके लिए दिल की दुआएं, मैं जानता हूँ इनकी तलब और ही कुछ। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किसकी तरफ? किनकी तलब है और मतलब जो भी पाकिस्तान को ये चला रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जो पाकिस्तान और इंडिया के कंटेंट के हवाले से कोई जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम न्याजी एडवोकेट साहब, जो कि पहले भी कुछ इशूज़ के ऊपर हमारे साथ बात कर चुके हैं। जब मेरे में मुश्किल वक्त आया उसके ऊपर भी बात करेंगे इनके थ्रू। और साथ ही साथ इस टाइम इंडिया और मालदीव का जो डिप्लोमेटिक इशू चल रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया ने अपने इंटरम बजट में मालदीव के लिए 700 करोड़ रुपया रखा। और साथ ही साथ हमने 2023 और 24 के इंडिया बजट को देखा तो वहां पे अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपया रखा गया इंडिया की तरफ से। क्या वजह है? अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, मालदीव के साथ इतने बड़े कंफ्लिक्ट के बावजूद इंडिया बजट रख सकता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो सकते? और ये भी आज डिस्कस करेंगे क्या पाकिस्तान में रह के इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करना कोई कानूनी जुर्म है या कोई मॉरली जुर्म है? हाशिम न्याजी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, वेल, एंड व्हाट अबाउट यू? मैं भी बेहतरीन, फिट फाट। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया और मालदीव का जो इशू चल रहा था, इंडिया के में प्रॉपर एक कैंपेन चली कि बायकॉट मालदीव, फिर भी इंडिया ने अपने बजट में तकरीबन 700 करोड़ रुपया मालदीव के लिए रखा, ये इंडिया की डिप्लोमेसी को कैसे देख रहे हैं आप? सुहेब चौधरी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि पिछले दिनों जो आपके साथ कंट्रोवर्शियल एक हुई और एक प्रोग्राम चला, आपने अच्छा डिफेंड किया और डिफेंड करने के बाद आज आप मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए। अब सवाल ये है, हमेशा आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया की बात की वजह से बहुत सारे यहाँ आपके मुखालफिन भी हैं, रिवाइवरी भी चल रही है आपके ख़िलाफ़, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से सुहेब चौधरी के चैनल को, रियल एंटरटेनमेंट को दबाया जाए, इसको तबाह बर्बाद किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, मुदई लाख बुरा चाहता है तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है
और बेसिकली जो कंटेंट होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और आप गुज़िश्ता जो मैंने आपकी हिस्ट्री मीडिया पे देखी, आप गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल इस कंटेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। और आपका कंटेंट जो है वो ये है कि इंडिया के साथ आप कंपैरिजन करते हो और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से बात करते हो, और फिर आप ये भी कहते हो कि अगर वहाँ एजुकेशन IT सिस्टम या वो ग्रो कर रहा है तो हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे और हमें ग्रो करना चाहिए। ये तो हो गई एक अच्छी बात। ठीक है। अब दूसरी बात आपने मालदीव के हवाले से कही कि मालदीव के अंदर उन्होंने एक प्रेसिडेंट ने हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि मुसलमानों को यूज़ करते हैं। ठीक। जो वहाँ के जो लीडर हैं वो भी एक ऐसा नारा लगाते हैं जिसकी वजह से उन्हें वोट मिलते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो नारा लगाया इंडिया के बॉयकॉट के मुतालिक, हालांकि मालदीव एक ऐसी स्टेट है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है टूरिज़म के हवाले से और बहुत बड़े मतलब पैकेज से करता है। अब 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया, और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है, और मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने देखे ना, उसके काउंटर में कहा तो कुछ भी नहीं। हाँ। लेकिन देखें हमारे यहाँ ये पॉलिसी आ जाती है, जो अकल से आरी लोग हैं ना वो फौरी तौर पर रिएक्शन दे देते हैं, और जो अक्लमंद लोग होते हैं जो बेसिक रूल्स को समझते हैं, बेसिक पॉलिसीज़ को समझते हैं, वो कभी इंस्टेंटली रिएक्शन नहीं देते। लिहाजा मोदी की ये स्ट्रेटजी अच्छी थी कि उसने फ़ौरन रिएक्शन तो ना दिया। हालांकि हमारे यहाँ कोई होता तो उसने कहना था कि 700 करोड़ का जो पैकेज दिया है ना ये फ़ौरन एट वंस ख़त्म करना। ठीक हो गया। और साथ हम ये भी स्टेटमेंट दे देते कि भाई हमें तो मालदीव से कोई जंग भी करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट वो नहीं देते। अब सवाल इतना सा है, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो जल्दी में ऐसी बात क्यों नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि जहाँ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है वो कभी भी जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करते। ठीक है। वो दूर तक उनकी प्लानिंग होती है और दूर तक इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कोई स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अब 700 करोड़ थोड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मोदी ने उनको तो कुछ ना कहा। ठीक हो गया। लेकिन आप देखेंगे उसने अपने ही जजीरों में विजिट करके नहा धो के लक्षद्वीप में जो से 3-4 फोटोज अपनी बनवा ली पूरी इंडिया में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में वायरल हुई। पूरी दुनिया में मैसेज चला गया। इंडिया अगर मालदीव ना भी जाएं लोग तो उनके पास अपना इतना कंटेंट है, इंडिया के अंदर इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि वो अगर उसको प्रमोट करें, जो कि वो शुरू से ही कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू तो वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन देखें ना उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि 700 करोड़ का बजट इवन देन उन्होंने रख छोड़ा है। ठीक हो गया सर। ये तो मालदीव की बात है। मैं कहता हूँ ये हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने ये खबर कवर भी की थी कि उन्होंने 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए रखा। 4 डैम इंडिया ने अफगानिस्तान में बना दिए। इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बना दी। उनके कैडेट्स को वो ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी। मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि अफगानिस्तान की हेल्प कर सकते हैं, मालदीव की हेल्प कर सकते हैं इश्यूज होने के बावजूद? क्या अफगानिस्तान इंडिया के कभी रिलेशन खराब नहीं हुए होंगे? देखें अगर इनकी इंडिया की और अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो अफगानिस्तान हमेशा इंडिया की पॉकेट में रहा है। ठीक है। अब ये मैं समझता हूँ कि क्यों पॉकेट में रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि अफगानिस्तान तो अक्सरियत मुसलमानों की है। बिल्कुल। बल्कि मैं कहता हूँ तो शरी निज़ाम। ठीक है, वहाँ के मुसलमान को तो चाहिए था कि हमारे मुसलमान जो है वो तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो हर लम्हे एक मौका भी हाथ से गंवाने नहीं देती, और कोई ऐसे इंडिया की बात आती है तो यहाँ एक ऐसे नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं कि हमारी नफरत में और इजाफा हो जाता है। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में कर रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं बनाते? वो वहाँ की गवर्नमेंट, अगर मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वो अगर ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो है ना यार। इसका मतलब है ग्राउंड रियलिटी पे वो नारे अप्रिशिएट नहीं होते जिसकी बेस ना हो, और जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचते, जो अपने बेनिफिट के लिए नहीं सोचते, जो अपनी आवाम के बेनिफिट के लिए नहीं सोचते, तो वो किस किस्म के लीडर हैं, किस किस्म की हुकूमत है? अफगानिस्तान तो किसी किस्म का रिबटल नहीं दे रहा है इंडिया को। इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, वो वेलकम कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं किनारे एक डैम बना था, अब इसके बाद मजीद 3 डैम बन रहे हैं। गंदम की सप्लाई, हमें तो गंदम, हम तो ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं, सब्जियां बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं। हमारा अब देखो ना यार, सिर्फ अफसोस होता है
हमारी तनकीद का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को खुश करना चाहते हैं। जबरदस्त। हमारी तनकीद ये है कि यार अगर इंडिया ये कर रहा है या फलां मुल्क ये कर रहा है या ईरान ये कर रहा है तो वाई नॉट वही यार। बिल्कुल। हम इतने बेबस लाचार क्यों हैं, इतनी पॉलिसीज क्यों नहीं बना सकते? 23 करोड़ का ये मुल्क है तो क्यों नहीं 23 करोड़ के जो लीडरान हैं या जिनके पास ये हुकूमतें हैं या जो हुकूमतें चलाते हैं वो क्यों होश के नाखन नहीं लेते? क्यों हमारा और आपका और पब्लिक का इंटरेस्ट वॉच करते हैं? ठीक है, क्यों हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं? क्यों इस तरीके से जज्बात के, मतलब इंडिया जो है, इंडिया का कंसेप्ट ये बना दिया कि शायद हिंदुस्तान है और वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। अगर थोड़ी सी रियलिटी आप लोग देख ले, कोई भी अगर देखना चाहे, वहाँ पे जो मुसलमान है अगर एवरेज देखा जाए उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है और हमारा लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, अगर ये देखा जाए वहाँ पे किस लेवल के बिजनेसमैन मुस्लिम मौजूद हैं, यहाँ पे किस लेवल के बिजनेसमैन हिंदू मौजूद हैं। मैं कहता हूँ यहाँ का बड़े से बड़ा पाकिस्तान में मुसलमान जो बिजनेसमैन है, मलक रियाज की बात कर ले, मियां मंशा की बात कर ले, उनसे बड़ा वहाँ इंडिया में मुसलमान बिजनेसमैन मौजूद होगा। इसमें अजीम प्रेम जी या इस तरीके से कुछ नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। सर, बॉलीवुड में बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, और उसके बाद एक बड़ी लिस्ट है। बिल्कुल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट एज कम्पेयर टू इंडिया जब हम अपने यहाँ देखते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं। मिनॉरिटीज में सर आप देखें, मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी मतलब यह है कि ज़ाहिर बात है ऑब्जर्वेशन है पब्लिक में और सोसाइटी में। मुझे सिर्फ 4 आप मिनॉरिटीज़ के नाम बता दें, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक नाम रखते हो या बड़ा बिजनेसमैन हिंदू हो, मुझे 4 के नाम बता दें। मुझे तो वो एक क्या कुमार साहब हैं जो वो पॉलिटिक्स में नजर आते हैं, वो पीपल पार्टी के। इसके अलावा तो मुझे सिख कम्युनिटी में कितने लीडर हैं पीछे, बल्कि पेशावर में एक था तो उसको बेचारे को भी मार दिया था। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है, अकलीतों को वो हुकूक नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। जरा सा एक रिलीजन का इशू आ जाता है तो उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि जिसकी वजह से फसादात फूट पड़ते हैं। ऐसे ही है और सर। फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है कि हम उनको वो राइट्स, उनके वो प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे जिसके के वो बुनियादी तौर पर हकदार है। सर, मैं जो चीज़ ऑब्जर्व की है अपने 2 साल के मीडिया की फील्ड में, जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैं ये गारंटी से कहता हूँ जितने पाकिस्तान के मिनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जितना उन्हें पाकिस्तान से लगाव होता है, मैं शायद कहता हूँ कि हमें उतनी कदर नहीं होती। मैं ये गारंटी से सर चीज़ कहता हूँ कि अगर उन्हें उनके बेसिक राइट्स ही दे दिए जाए। मैं जाके जड़ावाला में खड़ा हुआ, वहाँ गए हैं और वहाँ आपने प्रैक्टिकली जाके इंटरव्यूज भी किए हैं, डेमो भी दी है, लोगों को जहाँ तक हो सका हेल्प हेल्प आउट भी किया है। ये अच्छा काम है। बीइंग एज एन ह्यूमन बीइंग पाकिस्तानी, आपने बहुत अच्छा जेस्चर पूरी दुनिया को दिया। ठीक है, तो ये देना चाहिए ना यार। हम इतनी एनजीओज हैं यहाँ पे, इतने काम वेलफेयर के काम करने वाले लोग, हम उनको क्यों अच्छा जेस्चर नहीं देते? क्यों उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं देते जिसके वो हकदार हैं? वो पाकिस्तानी हैं, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उतने ही राइट्स हैं और फिर वो आम बंदे के राइट्स हैं। रिस्पांस वो देते हैं। मैं कहता हूँ शायद उतना आम हमारा जो पाकिस्तानी है वो रिस्पांस नहीं देता। मैंने जड़ावाला में जाके कुछ फैमिलीज की हेल्प की, मैंने कराची में जाके कुछ हिंदूज की हेल्प की, और जब मेरे पे सर मुश्किल वक्त आया, शायद आपको इस चीज का आइडिया हो या नहीं, जब मुश्किल वक्त आया, मैं ये हल्फन कहता हूँ कि जड़ावाला से, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि कराची से मुझे हिंदू कम्युनिटीज की कॉल आ रही थी, मेरे टीम मेंबर्स को कॉल आ रही थी कि भाई हम प्रोटेस्ट करते हैं सुहेब चौधरी के लिए। सर ये देखिए ना, मेरे लिए फिर वो कहने का मकसद सुहेब ये है कि व्हाई दे रेज्ड वॉइसेस फॉर यू। बुनियादी सवाल ये है कि उन्होंने आपके लिए क्यों इतना एक्शन लिया, या उन्होंने क्यों इतनी रेडी थे? वजह क्या थी? वजह आपका एक्शन था, वजह आपका एक्ट था, वजह आपका वो बिहेवियर था, वजह आपका मौके पे जाके उनको सपोर्ट करना था। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इल्म और अमल नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपका इल्म था कि यार इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। ये आपने इल्म की बात की, और इल्म की बात करने के बाद आप प्रैक्टिकल वहाँ गए, प्रैक्टिकल जाके आपने डेमोन्स्ट्रेशन दी, इल्म और अमल मिल गए, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिली और लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए। और ये काम मेरे करने वाला नहीं, ये काम हमारे लीडर्स के करने वाला है, ये काम हमारे हुक्मरानों के करने वाला है, ये काम हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के करने वाला है। ये देखो सेब, ये उस वक्त डबल माइंडेड हो जाते हैं ये सारे के सारे डबल माइंडेड हो जाते हैं।
बेसिक चीज को इग्नोर करके इनका ज़हन सारा का सारा सियासी हो जाता है किसी तरीके से वाक़े को छुपा दो। हाँ, छुपा दो या इसको इतनी हाईलाइट ना दो ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज डिस्कस ना हो। ठीक है भाई, अगर होती है हो, आप उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल के उनको हल दो और पूरी दुनिया को बताओ कि भाई ये इशू हुआ तो हमने इसके ऊपर ये काम किया। इधर नहीं। अच्छा सर, एक चीज मेरे पे एलिगेशन ये मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से लगाया गया, क्योंकि आप कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में रह के इंडिया के ऊपर बात करना जुर्म है, एक तो कानूनी तौर पे या फिर मॉरली, एक तो ये चीज़, और दूसरे नंबर पे ये कहा गया कि भाई ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कह रहा है, हालांकि मैंने ये स्टेटमेंट है सच नहीं थी, जो इंटरव्यू में लोग मौजूद थे उन्होंने ये बोला कि पीएम मोदी इज ब्रांड। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो आपको नहीं लगता ब्रांड है या नहीं? आप एज ए मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें सुहेब, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जब आपका एनिमी मुल्क हो, जिसको हमने एनिमी बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेट ने एनिमी बनाया हुआ ऐसे ही है, लोगों को एनिमी बनाया हुआ है कि लोगों के माइंड में डाला हुआ है कि मोदी है, जो भी उनके मतलब जो भी हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? हम बरतानिया की बात क्यों नहीं करते? कनाडा की बात क्यों नहीं करते? हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है। ठीक है सर, मैं कहता हूँ सारी बातें छोड़ो, हम चाइना के मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? हम किसी जगह उनकी बात नहीं करते, हालांकि इश्यूज उधर भी दुनिया जहान के हैं, वैसे ही इशू हैं, लेकिन क्योंकि हमें बेचने के लिए ये सौदा चाहिए और ये वो सौदा है जो 48 सालों से बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे माइंड तैयार कर दिए हैं, लिहाजा भाई इंडिया दुश्मन है, हिंदुस्तान के लोग हमारे बड़े, वही कहने का मकसद है। मैं फिर ये कहता हूँ कि आम लोगों का क्या इंटरेस्ट है सियासत से यार? आम लोग तो अपनी बेटरमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करने चाहते हैं। वो दुनिया का कोई भी बाशिंदा हो, कोई भी सिटीजन हो, उसको ये इंटरेस्ट है कि मेरी गवर्नमेंट मेरे लिए क्या कर रही है। उसका ये इंटरेस्ट है कि उसका ये इंटरेस्ट है, उसके दिमागों में ये चीज़ डाल दी है कि इंडिया दुश्मन है, बांग्लादेश दुश्मन है, वो तो हमारा चाइना, तो सारे अफगानिस्तान ईरान भी दुश्मन हमें ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, ब्लर करके असल बात पे फोकस करना चाहिए, और वो फोकस ये है पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, तो हम सब आपके साथ हैं। और असल इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर बात करो, जहाँ के इधर उधर की बातें की जाए। सर, आप एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा खूबसूरत किस्म का आपने शेर बोला था, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखने वालों को वो शेर सुनाइएगा, कि जिसमें आप कह रहे थे कि जब देखोगे तो 2-4 भी नहीं बचेंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन वो बात मैंने आपसे जब बात शुरू की थी, तो पाकिस्तान की करंट पोजीशन जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और आप जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बात अक्सर आती है कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग पाकिस्तान में किसको दी जा रही है और किसको नहीं दी, ये पूरी कायनात को पता है, पूरी दुनिया को पता है, और पूरी दुनिया के मुबसरीन, चैनल वाले, एंकर वाले हर जगह इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ख़ास पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ठीक है, और कौन नहीं दे रहा ये भी पूरी कौम को पता है, सबको पता है, नाम नहीं लेना चाहता। उस सिलसिले में मैंने ये शेर अर्ज़ किया था, क्या इनसे कहूँ बात कि जब और ही कुछ है, क्या इनसे करूं बात कि जब और ही कुछ है, अब मेरी खामोशी का सबब और ही कुछ है, बेकार हैं सब इनके लिए दिल की दुआएं, मैं जानता हूँ इनकी तलब और ही कुछ। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किसकी तरफ? किनकी तलब है, और मतलब जो भी पाकिस्तान को ये चला रहे हैं। एक और शेर था, वो भी इस वीडियो के लास्ट में हम सर से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, वो सुनेंगे। और सर, क्या कहना चाहेंगे आने वाले टाइम में अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान की यूथ है, जो हम लोग हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं माइंडसेट को? जो 76 साल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाया, हमारे जो सा मतलब इन चीज़ों ने जो क्रिएट कर दिया गया कि नेबर है वो दुश्मन है, क्या यूथ अब इन चीज़ों के ऊपर वर्क करके इनको ख़त्म करने की कोशिश कर सकती है? आज के जो हालात है ना ज़ुहैब, यूथ को समझ आ गई है। ठीक है, यूथ को इस बात की समझ आ गई है कि इस मुल्क पे काबिज़ कौन है, असल हुक्मरान कौन है, पपर्स कौन है, और असल के पीछे वो कौन असल है, ये पूरी यूथ को समझ आ गई। यूथ वे आउट चाहती है, यूथ हमारी परेशान है, यूथ चाहती है कि पाकिस्तान एक ऐसा खिता बने जहां हमें आराम से ज़िंदगी गुजारने के सारे एलिमेंट, सारे मौके मुयसर हो। दो के अभी वो नज़र नहीं आ रहे, थोड़ी सी डेस्परेशन कह लें, मायूसी कह लें, लेकिन यूथ इस वक्त तैयार है, 100% तैयार है। वो इन जंगों में, इन लड़ाइयों में, इन कबाहतों में नहीं फंसना चाहती, वो वे आउट चाहती है। और वे आउट अगर ये नहीं देंगे तो एक वक्त आएगा
जब यूथ को ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर जो मर्जी नैरेटिव बनाते रहें, जो मर्जी तराने लगाते रहें, जो मर्जी बयानिए बनाते रहें, वो तमाम तराने बयानिए यूथ पे असरअंदाज नहीं होंगे। नहीं सर, वक्त आ तो रहा है, ये 8 फरवरी आ इलेक्शन है, गया। पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यूथ जो सी है वो वोट दे जिसको देना है और एक चेंज ले आए। क्या ये पॉसिबल नहीं है? देखें, ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे पीटीआई मिसाल के तौर फॉर पे एग्जांपल समझते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे 97 या 50 या 60% सारा जो हम सर्वे करते हैं तो नज़र आता है कि पीटीआई लीड कर रही है। ठीक है। सवाल ये है कि ये निकल भी आए, सवाल ये है कि ये सारे निकल भी आए और वोट भी डाल दें, तो लास्ट अनाउंसमेंट किसने करनी है? ठीक है। कौन जीता कौन हारा कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ये अनाउंसमेंट करेगा। इलेक्शन कमीशन पे बंदे किसके बैठे हैं और उन बंदों के पीछे कौन है? ठीक आप है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। अदारों के पीछे कौन से अदारे हैं ये सबको पता है। अनाउंसमेंट उन्होंने करनी है तो वोट जिसको मर्जी डाले। जी। अब आप ये कहें, मुझसे पूछें कि होना क्या है? ठीक है। आगे सारे अनाउंसमेंट उन्होंने जो फार्मूले तय कर लिए होते हैं ना, जो गुज़िश्ता 74 सालों से हमारे बड़े सरकार जो हैं ये तय कर लेते हैं कि इतनी सीटें इनको देनी है, इतनी इनको देनी है, इतनी ये मिली जुली सीटें दिखा के उनको भी दे देंगे कि देखो जी पीटीआई वाले भी जीते हैं, उनको भी हमने दी हैं, लेकिन बाकी अक्सरियत जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है ये बन गई, लिहाजा इनको दे दी। अच्छा, दूसरी बात, एक बंदा ये कहता है कोई भी कैंडिडेट, यार मैंने तो इतने वोट लिए, सारी दुनिया मेरे साथ थी, ये थी, तो वो कहेंगे जाए इलेक्शन कमीशन का अदारा खुला है, आप कंप्लेंट एप्लीकेशन दें और वो आपकी बात सुनेंगे। ठीक है। उधर कौन बैठा है? उधर भी वही याद है इमरान खान ने 4 अदारों की बात की थी, चार हल्कों की बात की थी, तो खोल दें। ठीक है। और वो पूरी गवर्नमेंट गुजर गई 4 साल। ठीक है सर, 4 नहीं अच्छा, खोले क्योंकि आपको पता है कि हम इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा कंपैरिजन कह लें या सीखने की बात करते हैं। इलेक्शन वहाँ पे भी कुछ टाइम बाद आ रहे हैं, वहाँ के इलेक्शन का क्या सिनेरियो होता है, पाकिस्तान में इलेक्शन और इंडिया के इलेक्शन में फर्क क्या है? फर्क ये वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं किस बेस पे वोट लेते हैं, ये देखने वाले भी जो मोस्टली लोग हैं इंडिया से हैं, जरूर बताइएगा कि भाई आपके वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं पॉलिटिशियंस का क्या नारा होता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस अपने मंशूर में ये लिखते हैं कि भाई अगर हम पावर में आए, सबसे पहले तो ये कहते हैं हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, ये सबसे पहला तो उनका ये होता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि यहाँ से जो सूद का निज़ाम है ख़त्म कर देंगे, जो कि यानी पूरे पाकिस्तान से बैंकिंग सिस्टम फिर ख़त्म करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, फ़र्क क्या आप देखते हैं, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या रखते हैं बात और हम क्या रखते हैं? अगर इंडिया का स्ट्रीम मीडिया आप देखते हैं ना, इश्यूज वो भी मिलते जुलती हैं अवाम के साथ, अवाम के मसाइल होते हैं उसी को हाईलाइट करते हैं। ठीक है। अपोजिट पार्टी मौजूदा गवर्नमेंट पर पाबंदी, उनके जो नकाश है वो पॉइंट आउट करती है कि इनके ये हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये एक बुनियादी चीज़ें हैं ना। सवाल ये है कि इंडिया में कि तकरीबन ये 15वां या 14वां इलेक्शन होगा, ठीक है, जब से पार्टीशन हुई है, वो इंडिया आज़ाद हुआ और हम बने हैं, तो उनके जब भी इलेक्शन होते हैं तो कभी रिगिंग का इतना बड़ा इशू राइज नहीं होता। ठीक है। होता है? नहीं होता। और इतने करोड़ वोटर्स होते हैं और एक महीना बाद लग जाता है उनको अनाउंस करने में। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन कभी ये इशू पाकिस्तान में ही राइज होता है, क्योंकि पाकिस्तान में खासकर जो एक अदारों का जो कंट्रोल है ना, वो मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के बाद अपनी मर्जी के रिजल्ट देते हैं। और पाकिस्तान में इसकी तारीख आप शुरू से देख लें, ठीक है, इसी तरह ही करते हैं, अपनी मर्जी से बंदे बनाते हैं, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बनाते हैं, अपनी मर्जी से अनाउंस करते हैं। तो यहाँ ये चल रहा है अभी। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल नाकाम ही तो है, दिल नाउमीद ही तो है, नाकाम तो नहीं। दिल नाउमीद तो है, नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मतलब कहीं ना कहीं टाली जाएगी, कुछ उम्मीद बेहतरी की आ जाएगी इंशाल्लाह, ये तो प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, 76 साल उन्हें हो गए, 76 साल हमें हो गए, वहाँ पे अभी तक डेमोक्रेसी डिरेल होती नजर नहीं आई वहाँ पे, मतलब होनी भी नहीं आगे। अच्छा, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं यार, मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने फौज का जो किरदार था वो बिल्कुल अलहदा कर दिया। ठीक है। जब अलहदा कर दिया और वो शुरू से ही उनके सिस्टम में फौज की मुदाखलत नहीं है। ठीक है। देखिए, एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री आपको बताती है किसी भी इदारे की कारकर्दगी, इवन हमारी कारकर्दगी भी है, वो आप उसकी हिस्ट्री असेस करते हो कि यार हिस्ट्री इसकी कैसी रही है, हिस्ट्री से ही आगे उसका रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है। इंडिया में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप देख लें कि फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आज भी नहीं है, आने वाले वक्तों में भी नहीं होगी। लिहाजा वो तो खास करटेल कर, प्रॉब्लम हमारे यहाँ बड़ी ताकतों का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जब तक वो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक उनका इंटरेस्ट यहाँ से नहीं जाना, जब तक चाइना, जब तक रशिया है,
उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होना, उन्होंने इसको पॉकेट में बना के रखना है, और जब तक ये उनकी पॉकेट में अपनी मर्जी की यहाँ पॉकेट गवर्नमेंट बनती रहेंगी, आती रहेंगी, चलते। सर बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप चल रही है, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की, लेकिन एक जो हम जो कंटेंट लेके चल रहे हैं, जो एक सोच लेके चल रहे हैं, खासतौर पे मैं, मेरी टीम, हमारे चैनल वाले जो एक सोच लेके चल रहे हैं कि यार रिलेशन बेहतर किए जाएँ। मेरे पे ये एक एलिगेशन और लगाया जाता है कि भाई पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ क्यों नहीं दिखाते, पाकिस्तान को हमेशा जो है वो आप जो है वो डिमोटिवेट क्यों करते हो। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी इस टाइम पॉजिटिव चीज़ मैं इस टाइम दिखाऊं कि भाई ये चीज़ पॉजिटिव हो रही है, या मेरे झूठ बोल देने से पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी कि मैं कह दूं कि पाकिस्तान इस टाइम नंबर 1 चल रहा है। मैं इधर वीडियो में ये कह देता हूं कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, पाकिस्तान चांद पे पहुंच चुका है। क्या इससे लोग मान जाएंगे, यानी मैं ये तारीफ करूंगा तो, या मैं ये कह दूं आने वाले 2-3 साल बाद पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा? देखिए, ग्राउंड रियलिटी पे सुहेब जो हो रहा होता है ना, वो सारी दुनिया को पता होता है। ठीक है, आप एक कंपैरिजन करते हो, और उस कंपैरिजन में आपकी हमेशा, मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, आप बेसिकली मोटिवेट करना चाहते हो हम पाकिस्तानियों कि को, सीखने की बात की ये जाए। मोटिवेट करना चाहते हो, गैरत दिलाते हो कि यार गैरत करो यार, कुछ कर जाओ यार, ऐसे ही है। अगर वो कर गए तो तुम भी कर ये जाओ। चीज़ इसमें पाकिस्तान के हवाले से आप पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, बल्कि इनके हवाले से आप इनको ये कहते हो कि उठो जागो यार, ठीक है। जागो, थोड़ी सी क्या हिम्मत लगता है जागेंगे लोग, मेरे देखिए, काम करने हिम्मत का कोई पकड़ो। फायदा होगा, इसे भी कोई नहीं, देखिए, शायराना अंदाज में? देखिए मेरी बात सुने ठीक है। से, हमेशा जो भी आप बात करते हो उसका एक रिएक्शन होता है, वो जो भी हो रिएक्शन आना ही आना है, ये कुदरत का एक निज़ाम है। ठीक है, अब देखो ना, पाकिस्तान में एक पार्टी ने लीड किया, ठीक है, इमरान खान की पीटीआई ने लीड किया, और उसे ये वहम था कि मैं बड़ा अहम था, ठीक है, उसे ये वहम था कि मैं बड़ा अहम था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जब इन हमारे बड़ों ने जब एक्शन लिया तो रिजल्ट क्या निकला? वो एक शेर है जो इस पे बड़ा सूट करता है, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, उड़ जाएगी लबों से मुस्कान देखना, चल तो दिए हो साथ एक कारवां लिए, 2-4 भी न ठहरेंगे मेरी जान देखना। और आप देख रहे हो कि वो पार्टी जो ये कहती थी कि रेड लाइन है हमारी, आज आप देख लें कि बड़ी ताकतों ने किस तरह उनका अशर नशर किया है, और रिजल्ट ये है कि आज नाम लेते हुए डरते हैं। आज उन डायरेक्ट इंटरव्यू आप करें तो कहते हैं नहीं यार, हमने इंटरव्यू भी नहीं देना, यानी इतने लोग खौफजदा हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बोला सच बोलोगे तो साथ, मतलब जिसको जो इसका मफहूम था कहने का मतलब साथ भी रहेगा नहीं। मैं ये ओपनली कहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने देखने वालों को कि जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया, जिस तरीके से 2-4 की बजाय 2-4 लाख लोग मेरे साथ खड़े हुए, पूरे सोशल मीडिया पे एक किस्म की कंपेन चलाई गई, मुझे सपोर्ट किया गया, उससे मुझे जो मोटिवेशन मिली है, और मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ कि सच बोलूं, सच के साथ खड़ा हूं, हमेशा इंसानियत की बात करूं, ना हिंदुइज्म की, ना हम यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, नहीं, इंसानियत की बात की जाए, पूरी दुनिया से रिलेशन बेहतर करने की बात की जाए, और पाकिस्तान में बेहतरी की बात की जाए। और वो बेहतरी तभी आएगी जब हम अपनी गलतियों को समझेंगे, जब अपनी गलतियों पे पर्दा डालेंगे तो कभी भी वो गलतियां ठीक नहीं हो पाएंगी। बड़ा ज़बरदस्त आज का ये सेशन था एडवोकेट साहब के साथ। आपको एडवोकेट हाशिम नियाज़ी साहब की गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे जो सवालात थे या जो डिस्कशन थी वो कैसी लगी वो भी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।